अपि सुवर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जब भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में हरा दिया और लंका को जीत लिया तो सोने की लंका को देखकर लक्ष्मण से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे नहीं भाती, क्योंकि जन्म देने वाली माँ यानी कि जननी और हमारे देश की धरती यानी कि जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो बस इसी विचार के साथ मां भारती को नमन करते हुए हम आपका स्वागत करते हैं डीडी मॉर्निंग शो में। मैं हूं सत्यप्रिया और मैं हूं नवमी और आज फिर से एक नया थर्सडे हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम बातें करने वाले हैं बहुत ही खास। बिल्कुल नवमी, वैसे अगर देखा जाए तो आज की जो मॉर्निंग है ये इतनी गुड इसलिए है, ये सुहानी सुबह हम इसलिए देख रहे हैं स्टूडियो में यहाँ बैठकर बिल्कुल निश्चिंतता के साथ हम अपने दर्शकों के साथ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देश का एक जवान सीमा पर प्रहरी के रूप में डटा हुआ है और अपने देश को सर्वोपरि रखते हुए हम सबकी सुरक्षा का बीड़ा उठाए हुए है। बिल्कुल सही कहा आपने सत्या। एंड एक्चुअली में हम लोगों को इन सोल्जर्स का थैंकफुल होना चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें, हर एक फील्ड जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, हर एक चीज़ में हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम निश्चिंत होकर अपने कामों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सरहद पर वो एक सिपाही है जो हमारी रक्षा कर रहा है। बिल्कुल सही कहा नवमी आपने। इनफैक्ट हमारी ये जितनी गुड मॉर्निंग्स हैं और जितनी गुड न्यूज़ हम सुनते हैं उन सब के लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए सीमा पर डटे प्रहरी का। अब आपने गुड न्यूज़ गुड मॉर्निंग ये कह ही दिया है तो क्यों ना हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट के साथ, जिसमें हम ऐसी ही गुड न्यूज़, ऐसी ही अच्छे खबरें आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके दिन को और भी अच्छा बनाती हैं। हमारा पहला सेगमेंट खास खबर एक नज़र में। Rashtrapati Bhavan to open for public viewing for 6 days a week from today onwards. On World No Tobacco Day, government makes display of tobacco warnings mandatory on all OTT platforms. India's GDP grew 6.1% in the January to March quarter 2023. Indian football season 2023-2024 to kick off from June 1. Nepal's Prime Minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda to hold talks with the Honorable Prime Minister Narendra Modi today, likely to sign pacts on energy and trade. वैसे आज जो हमने खबरें देखी हैं, आज की जो खबरें आज खास हैं, कल बनाएंगी स्वर्णिम इतिहास। बिल्कुल। अब जैसे कि आपने कहा कि आज का जो दिन है वो आने वाले दिन का इतिहास बनेगा, लेकिन आज का जो दिन है वो इतिहास में कैसा रहा ये जानना भी तो ज़रूरी है ना। तो आइए देखते हैं कि आज का दिन यानी कि 1 जून इतिहास में कैसा था हमारे नेक्स्ट सेगमेंट डी डे हिस्ट्री में। The first Indian luxurious fast train, Deccan Queen, started from Victoria Terminus CST to Pune on 1st June 1930. On this day in the year 1945, Tata Fundamental Research Institute was established under the vision of Dr. Homi Bhabha. On 1st June 1964, Indian denomination Naya Paisa was renamed as Paisa as a unit of currency.
World Milk Day is observed globally on 1st June to celebrate the important contributions of the dairy sector to sustainability, economic development, livelihoods, and nutrition. On this day, that is 1st June 1929, Nargis, one of the leading actresses of Indian cinema, was born as Fatima Rashid. Happy birthday, Nargis ji. नवी, क्या आप जानती हैं कि हिस्ट्री इस शब्द के लिए फ्रेंच में किस वर्ड का यूज होता है? नो, द वर्ड इज इस्तुआर। और अगर हम इस्तुआर इस शब्द को देखें तो फ्रेंच में ही इसका एक और मतलब भी होता है, एंड दैट इज स्टोरी। क्योंकि इतिहास कई कहानियां कहती है। कई ऐसी कहानियां हैं जो इतिहास के धूल में दबकर भी रह जाती हैं, लेकिन सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो इन दबी हुई कहानियों को एक बेहद खूबसूरत अंदाज में दर्शकों के सामने लेकर आता है। तो आज हम बिल्कुल सही जगह और सही समय पर है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी ही पिक्चर की, एक ऐसी ही फिल्म की बात करने वाले हैं जो कहानी आपको बताएगी सोल्जर्स की, उनके करेज की। जी बिल्कुल, उनके अदम्य साहस की बात तो होगी ही, उनकी शौर्य गाथाओं भी दिखाई जाएंगी इस मूवी में, लेकिन साथ ही ये मूवी बात करती है अंतर्द्वंद्व की, उन सोल्जर्स की भी, साथ ही उनसे जुड़े उनके परिवारों की भी। एंड आज डीडी मॉर्निंग शो पर इस स्पेशल थर्सडे में इसी मूवी फौजा की पूरी टीम हमारे साथ है। लेकिन इससे पहले कि हम इन खास मेहमानों से मिले, हम इस मूवी की एक झलक आपको दिखाना चाहते हैं। जानते हो दुनिया में कपड़ों का सबसे महंगा ब्रांड कौन सा है? वो है इंडियन आर्मी की वर्दी। बस एक चांस दे दो सच्ची। अरे नहीं बनना बंदे फौजी, काम हो जाना चाहिए। मिट्टी पे अपनी किस्मत भी मेरी खूब है। तो स्वागत करते हैं स्टूडियो में इस बेहतरीन फिल्म के कास्ट का। सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे पवन मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ है इस फिल्म के डायरेक्टर प्रमोद कुमार जी, और साथ ही नमस्कार सर, और साथ ही मुंबई से हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं ये इस मूवी के एसोसिएट डायरेक्टर अनमोल दर्शन जी भी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सबसे पहले तो पवन जी आपसे जानना चाहेंगे कि फौजा ये मूवी किस विषय पर है, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। शुरू में तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, फौजा जो है हमारी भारतीय सेना जल थल वायु उनको समर्पित है। और विषय एक लाइन में अगर कहूँ तो देखिए, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी फौजी फैमिलियाँ जिसको हम बोल सकते हैं कि दादा भी फौज में थे, परदादा भी फौज में थे, पिता भी फौज में थे, बेटा भी फौज में है, और आने वाली जनरेशन भी फौज में ही जाएगी ऐसा तय किया जाता है। इस तरह के एक इंसान की कहानी है, और जो पुष्ट दर पुष्ट फौज में ही रहे हैं उसका कहना है कि हमने हमेशा भारत माता की सेवा में रहे हैं हमारे परिवार के लोग। और इस व्यक्ति के पाँव में किसी वजह से एक चोट लगी है जो कि फिल्म में दिखाते हैं, तो ये अभी फौज में जाना चाहता है लेकिन नहीं ज्वाइन कर सकता। अब उसका तमन्ना यह है कि ये जो प्रथा चलती आई है परिवार में, उसका बेटा ज्वाइन करे। तो वो एक जद्दोजहद है कि उसको फौज में जाना है नहीं जाना है, और फिर जो भी फिल्म में होता है वो तो आके खैर थिएटर में देखना पड़ेगा। आज फौजा थिएटर्स में आ गई है, एक दिन पहले आया, नहीं तो शुक्रवार को आती है। हाँ। और हमारे डायरेक्टर का कहना था कि हमें एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए पहले आ जाए ताकि वर्ड ऑफ माउथ लोग जो देखें तो हमें एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि आजकल बहुत सब टाइट रहता है। और हरियाणवी फैमिली हमने दिखाई है, और जाहिर सी बात है कि डायलेक्ट पूरा हरियाणवी है उसमें, और हरियाणा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फौज में। कुछ गांव जहाँ हम शूट कर रहे थे पटौदी के पास, और भी बहुत सारे इलाके बताएं कि हर घर से, हर दूसरे घर से एक फौजी है। क्या बात है। और हरियाणा की हमारे देश की पॉपुलेशन जनसंख्या में छोटी स्टेट है, नंबर तो कम है, लेकिन बोलते हैं कि हर छठा व्यक्ति
हरियाणा का है फौज में हमारी, किसी भी जगह हो। बहुत बड़ी बात है। तो फौजा ये आपके कैरेक्टर का नाम है या किसी और कारण से इस ये मूवी जो का नाम कैरेक्टर फौजा मैं है? प्ले कर रहा हूँ, अच्छा। जो मैंने कैरेक्टर निभाया उसका नाम है। अच्छा। और होता है ना कि उसको फौज में जाने का इच्छा है और नहीं जा पा रहा, तो उसका नाम ही फौजा पड़ गया। अच्छा। और देखिए, हम तो उस जनरेशन से आए हैं कि जब हम वॉर की जनरेशन से आए हैं। हमने 62 के बारे में हमें बताया गया, 65 की धुंधली याद है, 71 बहुत अच्छे से याद है, और मुझे याद है उस वक्त जज्बा जो रहा है, तो वो हमारे अंदर आया। और मैं जब बच्चा था तो हम आर्मी नहीं बोलते थे, मैं बोलता था मिलिट्री में जाना है। नहीं गए, वो अलग बात है। लेकिन और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा भी सुनने वालों को कि वो खड़ा है वहाँ पर बिल्कुल फौजी हमारा बॉर्डर पे, तो आज ये सब तामझाम चल रहा है जो सच है। और अगर इस बात का कोई मजाक उड़ाता है तो वो उनकी बेवकूफ़ी है। ये बात बिल्कुल सच है कि 47 से लेकर आज तक हमारी फौज को एक दिन भी आराम नहीं मिला है। हम 6-7 लड़ाइयाँ तो 48 की, 62 की, 65 की, 69 की, 99 की, 71 की, ये सब गिनवा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो जो रोज़मर्रा वहाँ पर बॉर्डर पे झेल रहे हैं, और अगर देश के अंदर भी चाहे बाढ़ आई हो, चाहे भूचाल आया हो, किसी भी तरह की आपदा आती है, एक बच्चा गिर जाता है भाई बोरवेल में, तब भी आप फौज को तब भी आप बुलाते हैं। फौज को बुला लेते हैं। बिल्कुल। फौजियों को तो हम देना नहीं दे सकते, बल्कि मैं सारे देश से दूरदर्शन के माध्यम से ये विनती करूंगा, फौजी को देखो तो खड़े होकर सैल्यूट करो। कभी ट्रेन में उसको अगर वो खड़ा हुआ है तो उसको अपनी सीट दीजिए। क्या वो बात थक हार के आया है, उसके पास जो एक हफ्ता उसको छुट्टी के लिए मिला है, उसको आराम से वो बिताने करने दीजिए, दें, जी। उनकी इज्जत कीजिए। क्या बात है, बिल्कुल। क्या बात है। तो सर अगर बिल्कुल सर ने काफ़ी कुछ हमें बताया, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो फौजा यही मूवी क्यों, इंडियन सोल्जर्स पे ही मूवी क्यों, क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे, क्या आइडिया था? देखिए मैडम, जैसे ही फौज का बात आता है ना तो शरीर में कुछ होने लगता है वैसे। बिल्कुल। और मैं मूलतः हरियाणा से हूँ, अच्छा। और हमने बचपन से देखा है कि जब घर में बच्चा पैदा होता है तो पहला सबका ये आइडिया होता है कि ये फौज में जाएगा, भारतीय सेना में ये भर्ती होगा। इसी सोच को देख के हम सब खासकर हरियाणा वाले, तो क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, बड़े हुए हैं। तो जैसे कि पवन सर ने बताया ना कि हर छठा जवान जो भारतीय सेना में है वो हरियाणा से है, और जो भारत की जनसंख्या है उसमें हमारी भागीदारी मात्र 1.6% है, और सेना में भागीदारी एक तरह से 600% है। तो उस धरती से अभी आप देखेंगे आजकल खिलाड़ियाँ भी देखिए आप, क्योंकि किसान से हमारा जीवन शुरू होता है, और किसान ही आगे खिलाड़ी भी है और आगे जवान भी है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तो जो ये फौजा की, अब आप बात कर रहे थे फौजा की, फौजा आज से लगभग ये कारगिल के युद्ध की समय की बात है। मेरे एक मित्र थे जो मेरे साथ पढ़ते थे, एक क्लास सीनियर थे वैसे हमारे, हॉस्टल में हम साथ में रहते थे। अच्छा। तो उनकी पहली पोस्टिंग हुई ग्रेजुएट होते ही, और वो एनडीए के थ्रू वो गए थे। तो उनकी जो पहली पोस्टिंग ही लद्दाख में हुई थी, और उसी समय कारगिल हो गया था, और वो वहीं पे शहीद हो गए थे कारगिल के। ओके। पहली पोस्टिंग थी, वहीं पे शहीद हो गए। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके, जैसे आपने देखा कि फौजा जो है एक सच्ची घटना से प्रेरित है फिल्म, ओके। तो उसी से प्रेरणा लेके मैंने फिल्म लिखी और ये हमने फिल्म बनाई। क्या बात है। आपने इस फिल्म की अगर बात करें तो कास्ट भी सारा का सारा लोकल हरियाणा का ही कास्ट लिया, और जो आपके क्रू मेंबर्स हैं वो भी हरियाणा के ही हैं। तो क्या कभी आपको कमी महसूस हुई कि हमने मुंबई से क्रू नहीं मंगाया, तो कहीं कोई कमी रह गई, या आपको ऐसा लगा कि नहीं, हरियाणा के जो लोग थे जिस तरह से वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो ज़मीन की खुशबू आपकी मूवी में भी लेकर आए? बिल्कुल ठीक है मैडम आपने। पवन सर अगर हम देखें तो पवन सर हरियाणा से नहीं है, लेकिन आप पंजाब से बिलोंग करते हैं। 1960 मैं दिल्ली में पला बड़ा। हाँ मतलब, पर पंजाब से आप बिलोंग करते हैं, पंजाबी फिल्में सर ने बहुत की हैं। और सर मैडम मैं सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। हम सब हैं। हाँ मतलब मैंने खुद ही कोई भी फिल्म हो सर की तो सिनेमा हॉल में जाके देखना, या जो
पीछे वेब सीरीज आई वो भी देखना, मतलब वन गो में सीरीज देखी इनकी सर की, नहीं ब्रेक किए बिना। तो मैंने सोचा कि हर आदमी इस फिल्म से जुड़ा हुआ इसी धरती से होगा, यानी कि जवानों की धरती से होगा। तो पंजाब और हरियाणा में तो ज़्यादा फर्क था नहीं, तो इसलिए पवन जी को लिखा। जिस दिन ये स्क्रिप्ट पहली बार लिखी गई उसी दिन से इसके जो कैरेक्टर जो है एक्टर वो फौजा, वो पवन सर ही थे। बिल्कुल मिला नहीं था मैं पवन सर से उससे पहले, लेकिन मैंने ऊपर बड़े शब्दों में लिखा हुआ था स्क्रिप्ट पे पवन राज मल्होत्रा। क्या बात है। मैं सर के पास गया डेट्स को लेके, कई चीज़ों को लेके। सर मैं पहली बार था, बड़ी हिम्मत करके मैं सर के पास गया भी कि सर ये आपको करना है। तो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, हरियाणा में शूट होना, हरियाणा का क्रू होना, तो फिर सर को लेकिन कहानी अच्छी लगी। और सर का जो सबसे अच्छी बात थी, उन्होंने कहा कि चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं एक फिल्म ज़रूर करूँगा क्योंकि ये भारतीय सेना को समर्पित फिल्म है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी है सर की बात, सर ने की। फिर सर ने बोला कि आप जो क्रू है यहाँ का, DOP वगैरह सब आप मुंबई से लो। मैंने कहा सर फिल्म अच्छी बने या ख़राब बने, हम बनाएंगे ही हरियाणा में। क्या बात है। हरियाणा में शूट करेंगे। और जो मैडम वो गांव था जहाँ हमने शूट किया, उस गांव का हर परिवार से एक न एक बच्चा भारतीय सेना में है। वाओ। हर तो अपने परिवार आप ही वो वाइब्स आ गई होंगी, है हर ना मूवी बिल्कुल में? वो वाइब्स आ गई। और मेरा तो गांव है, मतलब मैं तो यहाँ पला बड़ा हूँ। हाँ। वो एक्सपीरियंस तो सर ज़्यादा बता सकते हैं कि वो बिल्कुल। बॉम्बे से आके इस तरह के छोटे से गांव में हमने शूट किया। उसमें आपको दिखेगा, गली दिखेगी गांव की, मतलब भारत का जो हम दर्शन देखते हैं कि गांवों में है, वो आपको छत दिखेगी, गांव दिखेगा, वो खलिहान दिखेगा, वो बच्चे दिखेंगे। तो फिल्म जो है वो बिल्कुल एक माने तो हरियाणा की संस्कृति को भी बढ़ाती है क्या बात, बिल्कुल, और भारतीय सेना को पूरी तरह से समर्पित फिल्म है। क्या बात है। वैसे बातचीत तो हम जारी ही रखेंगे इस मूवी पे इन हमारे गेस्ट के साथ, लेकिन एक छोटा सा वीडियो है इस मूवी का जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, उसकी एक झलक। साडी 10 पुश्ता ने हमेशा भारत माँ की सेवा की है। मैं ठीक से चल नहीं सकता ना, मेरी इस कमी की वजह से मेरा फौज में जाने का सपना अधूरा ही रह गया। एक हाथ बढ़े तेरा, एक हाथ बढ़े मेरा। फौज में जाएगा मेरा अंदाज, मेरा सपना ये पूरा करेगा। पूरी तैयारी करवाऊंगा फौजी पढ़ने की। बहुत उम्मीद है तेरे से, जी जान लगा दियो बेटा। हैं? अरे पापा चिंता ना करो, भीतर जितनी जान है ना सब लगा दूंगा। मुझे सोचा था मेरा सपना पूरा करेगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा। अरे नहीं बनना मैंने फौजी। तो बिल्कुल ये मूवी आज आप थिएटर्स में देख सकते हैं। सो आई थिंक हम सभी को एंड मुझे ऐसा लगता है हम सभी को जाना चाहिए इस मूवी बिल्कुल के लिए। बिल्कुल, आई सेकंड यू नवनी। एक कहते हैं ना एक इंस्पिरेशन जो है वो ये मूवी लेकर आएगी। हमारे साथ एक और ख़ास गेस्ट जुड़े हुए हैं, अनमोल जी, जो हमारे साथ मुंबई से अभी लाइव जुड़े हुए हैं। तो अनमोल जी, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? इस मूवी के एसोसिएट डायरेक्टर आप हैं, तो एक मूवी सोल्जर्स पे, और वो भी एक ऐसी मूवी जो एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था इस पूरी मूवी को लेकर, इसकी शूटिंग को लेकर, या कौन कौन से चैलेंजेस है जो ऐसे एज अ डायरेक्टर आपने फेस किए? सो पहले तो मैं बोलना चाहूँगा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। Like to share the stage with Pawan sir and Jogi Malang sir, and फिर प्रमोद सर मेरी काफी बात होती थी। like हम फिल्म के फर्स्ट डे साथ जुड़े हुए थे, लोकेशन रेकी, वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट, क्रिएटिव डिसीजन लेना, एंड एट द एंड मेरे को ये था कि जो प्रमोद सर का डिसीजन है एंड उनका विजन है वो कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि बीइंग एन एसोसिएट डायरेक्टर मेरे को ये था कि आर्मी के ऊपर फिल्म है एंड काफी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, एंड एट द सेम टाइम हमें टाइम बाउंडेड होते हैं, शिफ्ट पूरी करनी है, शॉट्स पूरे होने चाहिए, सीन्स कंप्लीट करने हैं, एवरीथिंग ऑल टुगेदर। तो पूरा जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा एंड काफी कुछ सीखने को मिला फ्रॉम एवरीबॉडी देयर। तो ऑल इन ऑल वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। वाओ। जी अनमोल जी, आपसे जानना चाहेंगे पवन जी, जैसे अभी
इन्होंने भी, प्रमोद जी ने भी बात की आपके वेब सीरीज़ की। तो टब्बर सही में एक ऐसी वेब सीरीज़ थी, इससे पहले मैं कोई वेब सीरीज़ कभी बिंज वॉच नहीं करती थी, लेकिन वो पहली वेब सीरीज़ थी जिसने मुझे बताया कि बिंज वॉचिंग क्या होता है। मैं छोड़ ही नहीं पाई, एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड, दूसरे के बाद तीसरा एपिसोड। इट वॉज जस्ट रिमार्केबल। और आपकी परफॉर्मेंस के तो क्या कहने, हमेशा की तरह एब्सोल्युटली वंडरफुल। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक गाँव के परिप्रेक्ष्य में ये जो मूवी है, इसका सेटअप गांव में रहा, हरियाणा के गांव में रहा, तो ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? एक्सपीरियंस तो शूटिंग के दौरान गांव में मीठे ही मीठे और सच में हम जैसे चेंज करने के लिए एक वैनिटी वैन रहती है, वो थोड़ी दूर पर थी जहाँ मेन लोकेशन हमारे घर की। तो कभी भी चेंज करने के लिए जा रहा हूँ तो वो पूछेंगे कहाँ जा रहे हो भाई अभी दूसरा सीन होगा ना तो कपड़े बदलने होते, तो अरे इधर बदलो घर में आके तो अपने घर में ले जाएंगे, यहाँ कुछ खा लो। एक दिन तो हुक्का भी पिला दिए मुझे, एक खींचो और मुझे एक्चुअली चक्कर आ गया, मैं ले लिया। पर बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बिल्कुल शूटिंग में इतना सा भी हमें किसी ने कोई बल्कि साथ ही दिया, तंग किसी ने नहीं किया। एक होता ना कि, और जो कि ज़्यादातर गांव खेड़े में बाकी जगह भी यही एक्सपीरियंस रहा। इनकी छातियों से बड़े इनके दिल हैं। क्या बात है, सच, क्या बात। और वहाँ तो मुझे गली में और भी अच्छा लगता था, हर दूसरे घर के बाहर किसी फौजी का नाम लिखा हुआ। क्या बात है। पूरा का पूरा गांव ऐसा था। तो कोई सेटअप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी कुछ भी नहीं बनाने की जरूरत पड़ी, सारा गांव मतलब एक तो क्या था कि जैसे ही फौजियों की वहाँ पे हमें जैसे कई बार कुछ लोग चाहिए होते थे, तो हमें ज़रूरत होती थी 10 लोगों की, 100 लोग आ जाते थे। बोला हम भी आपके साथ है, वो बोला जी मेरा भतीजा फौज में है, मेरा बेटा फौज में है जी, मेरा बाप फौज में है, सारे फौजी वहीं इकट्ठे हो जाते। और मतलब एक उत्सुकता थी उनमें भी कि नहीं सर फौजियों के बारे में बताने की, हमें यूनिट को बताने की, नहीं फौजी ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगता था कि सारे उत्सुकता से हमारी शूट पे रहते थे, हेल्प करते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि एक हमारे एक और साथी थे, वो शूट पे वो बॉम्बे से आए थे, तो उन्होंने क्या कर थे हरियाणा के, वो बिस्लरी का पानी ऐसे ही ये पानी पी रहे थे। तो एक गांव का और के बिस्लरी पिए, यो पीट हैंडपंप का पानी तो उनको ताज़ा पानी पिला दिया। तो उस तरह का जीवन था वहाँ पे कि वो ये सोचते थे गांव वाले थे कि हम इनकी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। क्या बात है। तो गांव है कहाँ ये एग्जैक्टली हरियाणा में? पटौदी हम सबने सुना है नाम, आप जी जी। पटौदी महल में नहीं गए? महल हमें ना दिखाए एक बार भी नहीं गए? ना गांव खेड़े में। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। नहीं, पर मैं गांव खेड़े में बहुत खुश था। वही मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सुबह सुबह मोर भी दिखते थे और सुबह सुबह ऐसा भी कि शायद गाय एक घर के आगे रोज आके जब मैं पहुंचते थे वो रुकी होती थी, क्योंकि वो टाइम था उसको शायद वो रोटी खिलाते थे। वाओ, क्या बात है। वो सब छोटी छोटी चीजें ना हमारे लिए, तो हम तो शहर के बच्चे हैं, तो जब गांव में जाते हैं तो मुझे ये सब बहुत अट्रैक्ट करता है। और मुझे गांव का अगर घी मिले या वहाँ का शुद्ध गुड़ मिले जिसमें तो ये सब चीजें, तो उनसे वो भी बात करता था, तो वो भी ले आते थे वो लोग। तो किसी महल से कम का एक्सपीरियंस तो नहीं था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और कहते हैं ना ऐसा माहौल होता है तो जो काम आप करने जा रहे हो वो भी बहुत ही स्मूथली हम कर पाते हैं, काम नहीं लगता। बिल्कुल। तो चलिए ये बातचीत, ये गांव जो है थोड़ा एक रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ है। अच्छा। इस तरफ थोड़ा सा अर्बन एरिया है, उसका बाजार मार्केट है, सब कुछ है, और रेलवे लाइन के इस तरफ बिल्कुल गांव है। तो इसी तरह से हमने चूज किया कि इधर शहर भी दिख रहा है, अच्छा, और बिल्कुल उसके साथ पूरा गांव है। जहाँ हमने शूट किया रेलवे लाइन के इस तरफ आ गया। जो होता है ना गांव में, आप रेल आ रही है दिन में, ट्रेन का 4 बजे 4-5 टाइम पे ट्रेन आती है, तो कई बार हमारे जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे वो बाई चांस एक्शन होता और ट्रेन की आवाज़ आ जाती तो हमें सब और रोकना पड़ता था सारा कुछ। तो ये एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये बातचीत तो बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन ये बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले इसी मूवी की एक और वीडियो क्लिप है जो हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। और मेरा बेटा तो नालायक है, बस एक चांस प्लीज सर, प्लीज एक चांस। सिलाए सरफरोशी दम बदम कायम रहे। ओ लंगड़े, दूसरी टांग भी तुड़वाओगा के? मुझे आबाद वो गुलशन
बराबरी की होगी, याद रखियो। गुलशन रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या बात है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है ना जैसे कि प्रमोद सर ने अभी कुछ टाइम पहले कहा था ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं लिटरली। एंड सर, आई मस्ट से आई एम अ बिग फैन। योर एक्टिंग, मतलब इट इज सो रियलिस्टिक। वाओ, आई जस्ट लगता ही नहीं कि कोई एक्टिंग हो रही है ना, सब कुछ। एक सीन था जो इसमें, वो तो मैं नहीं बताऊंगा क्या था, कि आप फिल्म देखना, बाप बेटे का कुछ एक सीन था। तो उस सीन में मैं भी कट करना भूल गया और मैं रो रहा था बैठे खड़े खड़े। तो सर ये उस कंटिन्यू करते जा रहे थे कि कट भूलेगा, मैं कट करना भूल गया और खुद रोने लग रहा था। और बहुत अच्छा सीन था वो। जी बिल्कुल। हमारे साथ अनमोल जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, क्योंकि हमने देखा नवनीत म्यूजिक भी उतना ही असरदार है, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें या जो फिल्म में आपने गानों का इस्तेमाल किया है उनकी बात करें। अनमोल जी, एज एन एसोसिएट डायरेक्टर, हाउ डू यू सी कि किस तरह से इस म्यूजिक को कंसीव किया गया और इतना इम्पैक्टफुल बनाया गया? तो जब आप फिल्म देखेंगे एंड यू हियर द म्यूजिक, तो पता लगेगा इस फिल्म के अंदर पेट्रियोटिक सॉन्ग भी है, लव सॉन्ग भी है एंड एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी है। तो इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है। आप उसको भी करेंगे, आप कहीं अगर आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं, अब वो हमारा मोटिवेशन वाला सॉन्ग सुनेंगे तो यू विल फील मोटिवेटेड एंड इट कनेक्ट्स यू, आपको इमोशनल भी करेगा, आपको अच्छा भी लगेगा। सो इट इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर मी अगर मैं उसको जब देखता हूँ। एंड प्लस सलमान अली सर एंड नौशाद सर ने जितना भी काम किया, इट इज अमेजिंग, कमेंडेबल। अनमोल के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ। जब हम शूट पे थे तो सबसे ज़्यादा लड़ाई मेरी अनमोल से ही हुई थी। क्योंकि मतलब सच बोलूँ तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस इसको है। हाँ। क्योंकि मेरी तो पहली फिल्म है ये, तो काफ़ी काम कर चुके हैं अनमोल। और ये कई बार तो इतना भी हो जाता था कि शूट पे रात को जब हम वापस आते थे, ये अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में, बात नहीं करते थे। इतना झगड़ा हो चुका था। पवन जी करवाते थे। फिर हम सुबह एक साथ। क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं। यही बिल्कुल कि ये एक वो टेक्निकली कुछ बोलते होंगे, ये अपना स्टोरी को लेके। जी जी बिल्कुल। तो चलने से पहले अगर हम जल्दी से एक रिएक्शन ले ले आप लोगों का कि आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं। पवन जी। फौजा जो फिल्म है हमारी भारतीय सेना को समर्पित है, और मैं सबसे विनती करूंगा कि अपने बच्चों को लेकर आइए, थिएटर्स में लेकर आइए, उन्हें ये फिल्म दिखाइए, पूरे परिवार के साथ आइए, चाहे 10 साल का बच्चा हो, चाहे 70 साल का जवान हो, वो ये सब फिल्म पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। और अपने फौजियों को ना भूलो। और हरियाणा के लोगों से मैं ये विनती करूंगा कि हरियाणा पर बेस जब फिल्म कोई बनाई जाती है, आप थिएटर्स में आइए, आप लोग फिल्म चलाएंगे, फिल्म देखने आएंगे, तो और फिल्म मेकर्स इस तरह फिर आगे बढ़ के इसी पृष्ठभूमि पर, इस ज़मीन पर फिल्में बनाएंगे। और सरकार तो इंस्टीट्यूट खोल सकती है ट्रेन करने के लिए, सब्सिडीज़ दे सकती है, लेकिन जब तक ऑडियंस थिएटर में नहीं होंगे, दर्शक नहीं आएंगे, तो आपका हरियाणा में सिनेमा नहीं पनप सकता है। और बाकी लोगों से भी मैं कहता हूं कि हरियाणा में बाकी फिल्में भी शूट करने आ सकते हो, क्योंकि हरियाणा में एक बहुत कमाल है कि सड़क के इस तरफ गांव और इस तरफ मैनहट्टन। तो बिल्कुल आपके पास वहाँ आपको सब कुछ मिलता है। तो यही विनती करूँगा कि जब फौजा जैसी फिल्म, उसमें अगर कोई कमी भी लगे तो उसको एक साइड पर रखकर, क्योंकि जो उसका बीज है, जो हम संदेश देना चाह रहे हैं, जो मैसेज देना चाह रहे हैं, वो हमें तो वापस उसके बारे में सोचना ही है। आने वाली जनरेशन जो उनको भी, बच्चों को भी हमें इंस्पायर करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पवन जी, प्रमोद जी और मुंबई से अनमोल जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और आपने हमसे इतनी खूबसूरत बातचीत की, हमें मूवी के बारे में इतना सब कुछ बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। देश के सिपाही का यही योगदान है कि शायद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी जय जवान जय किसान का नारा दिया। जिस तरह से जवान देश
की सीमाओं की रक्षा करता है, ठीक उसी तरह से किसान भी देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा हिस्सा अदा करता है। एब्सोल्युटली सत्या, जैसे कि हमने अभी मूवी की बात की और हमें पता है कि सोल्जर्स हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं, बट उसी तरीके से अगर हम अपने एग्रीकल्चर की बात करें, हमारा एग्रीकल्चर जो है वो भी इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है कि अब कहते हैं ना, भारत में अगर कहते हैं ना, जैसे अभी आपने कहा जय जवान जय किसान, तो भारत में अगर सोल्जर्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है तो एग्रीकल्चर जो है भारत का, किसान जो है भारत का, वो भी सबसे पहले याद रखा जाता है। बिल्कुल नवनी, अगर हम एग्रीकल्चर माइलस्टोन्स की बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी। शायद यही कारण है कि आज भारत मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी नंबर 1 स्पॉट पे है, और लगभग पूरी दुनिया के मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें से 22% हिस्सा जो है वो भारत से ही आता है। बिल्कुल सही बात कही सत्या आपने, और आज तो वर्ल्ड मिल्क डे भी है, तो हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, तो आइए आपके साथ उसे शेयर करते हैं। साल 1970 एक क्रांति की शुरुआत हुई जिसे हम सब व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। कुछ इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी याद करते हैं। इस क्रांति ने देश में दूध उत्पादन की दशा ही बदल कर रख दी। इसका श्रेय जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, जो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात हुए और जिनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उनकी देखरेख में नई नई योजनाओं की शुरुआत की गई और जिनका सफलतापूर्वक संचालन किया गया। 3 चरणों में चलने वाली इस क्रांति योजना के अंतर्गत अनेक जगहों पर मिल्क शेड्स बनाए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया गया। नतीजा, दूध उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई। श्वेत क्रांति का मकसद था भारत को दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। ये हो गए हैं साकार, दम के मारा ये घर बार, आवे खुशियों की फुहार, 12 महीने है त्योहार। डॉक्टर कुरियन की दूरदर्शिता और उनकी लगन को याद कर देश उनके जन्मदिन यानी 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाता है। आज विश्व में भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और हाल फिलहाल विश्व में डेयरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में अकेले भारत का लगभग 17% का योगदान है। 1 जून वो तारीख जिसे वर्ल्ड मिल्क डे के तौर पर मनाया जाता है। पोषण और उद्योग के लिहाज से दूध का महत्व समझते हुए 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे घोषित किया। दूध, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, पोषण और सर्वव्यापी भोजन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसमें कई पौष्टिक तत्व मौजूद हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर। हर वर्ष वर्ल्ड मिल्क डे एक थीम के तहत मनाया जाता है। 2023 की थीम है एंजॉय डेयरी। वैसे सही मायनों में दूध प्रकृति का दिया हुआ एक बड़ा ही होलसम और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन पैकेज है नवमी। बिल्कुल। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, डू यू हैव मिल्क एवरी डे? I mean, to be true, I have milk products every day, but I don't religiously follow the practice of having milk, you know, a glass of milk every day in the morning or at night. I don't do that. हाँ. In fact, आपको पता है सत्या, मतलब पर्सनली अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो आई फील, स्पेशली अडल्ट के लिए आई फील कि मिल्क प्रोडक्ट्स आर फाइन, लेकिन डेली दूध का एक ग्लास पीना मुझे पर्सनली उतना बेनिफिशियल नहीं लगता है। मतलब व्हाट आई फील। सही कह रही हैं आप नवमी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो दूध की जो मतलब जो फायदे हैं उसको गिनाते हुए नहीं थकते। खैर ये डिलेमा तो है कि हम रोज दूध पिएं या ना पिएं, लेकिन आई डोंट नो। अभी मुझे पता है जो आपका डिलेमा है ना, आई हैव द सेम कंफ्यूजन, लेकिन ये डिलेमा हम आज नहीं कभी और क्लियर करेंगे। अभी जो मेन डिलेमा है वो होता है कि फ्राइडे आ गया, अब क्या देखना है, टीवी पे क्या है,
OTT पे क्या है कोई पुरानी मूवी देखे तो क्या देखे, थिएटर्स में जाके क्या देखे, तो इस डिलेमा को दूर करते हैं। बिल्कुल, तो इस डिलेमा को दूर करने के लिए हमारी शो ने उठाया है बीड़ा विद आवर नेक्स्ट सेगमेंट फिल्मी कीड़ा। तो इसी डिलेमा को दूर करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े हैं हमारे फिल्म एक्सपर्ट एंड क्रिटिक मुर्तज़ा अली खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुर्तज़ा जी। थैंक यू सो मच। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि थिएटर्स में कौन सी मूवी है जो इस हफ्ते दर्शक देख सकते हैं। सबसे पहले जो मैं मूवी रेकमेंड करना चाहता हूँ इस हफ्ते वो है ज़रा हट के ज़रा बच के, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रोमांटिक ड्रामा है और इसकी जो कास्ट है वो आपको बहुत एक्साइट करेगी। विकी कौशल हैं, सारा अली खान हैं, लक्ष्मण उटेकर ने इसको डायरेक्ट किया है। और ख़ास बात क्या है इस फिल्म की कि ये शुरुआत तो वैसे ही होती है जैसे हर लव स्टोरी की शुरुआत होती है, बहुत ही लवी डवी नोट पे स्टार्ट होती है। दो लोग हैं, मिलते हैं, दे फॉल इन लव, पर जब शादी हो जाती है तो उसके बाद जो बोर्डम है that takes over and slowly how they fall out of love. It is about that also, but it's done in a बहुत humorous and a quirky manner. I think that's the USP of the film कि जब आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा और हर लेवल पे आप इस फिल्म को एंजॉय कर पाएंगे विद योर फैमिली। क्या बात है। मतलब एक खट्टा मीठा जो है वो हमें देखने को मिलेगा। मतलब 70s और 80s में जिस तरह की फिल्म्स आती थी उनको एक ट्रिब्यूट भी है। अगर आप इसका ट्रेलर भी देखेंगे तो यू विल गेट दोज वाइब्स। तो देख लेते हैं। बिल्कुल। क्या है साथ रहने में मुश्किल क्या है आप दोनों? तुम दोनों की जो लव मैरिज थी ना। जी सर, 11 जून फूल के काशीदाकारी वाला क्या झकझकाट सफेद सूट पहन के आई थी। अरे तुम दोनों तलाक लेने आए हो या बगीचे में लल्ला चप्पा करने? तू चाहती क्या है सौम्या? अपना घर। और उस चक्कर में भले अपने को तलाक लेना पड़ जाए। नकली तलाक लेने में तुम्हारी इतनी क्यों फट रही है? तुझे पाप लगेगा। मेरा डिलेमा तो एक्चुअली हट गया है मुर्तज़ा जी। आई नो मेरे को क्या देखने जाना है, लेकिन और कुछ थिएटर्स में जो हम देखने वाले हैं इससे बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा हट के, क्योंकि अभी हमने ज़रा हट के ज़रा बच के की बात करी तो एक बहुत हट के फिल्म आ रही है जिसका नाम है चिड़िया खाना। और ये फिल्म मनीष तिवारी ने डायरेक्ट करी है जो इससे पहले दिल दोस्ती एक्सेट्रा जैसी फिल्म्स ला चुके हैं। और बहुत ही इंटेंस स्पेस में ये स्पोर्ट्स ड्रामा है। इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ अ बॉय हु इज़ फ्रॉम बिहार और वो मुंबई में आके कैसे अपने हुनर यानी कि फुटबॉल का जो उसका टैलेंट है उसको लेके कैसे सबको इम्प्रेस करता है। जो अपने लाइफ में जो सारे उसको लोग नकारते हैं, उसके टैलेंट को डिनाई करते हैं, उन सबको गलत प्रूफ करता है। तो इट्स अ कमिंग ऑफ एज फिल्म। और मुझे जब मैं अपने चाइल्डहुड मेमोरीज की याद करता हूँ तो मुझे जो जीता वही सिकंदर की याद आती है इस फिल्म को देख के। तो कुछ उसी स्पेस में है ये फिल्म। तो अगर आप इसके थोड़े से रशेस दिखाएंगे तो आई एम श्योर एवरीबॉडी विल बी एबल टू रिलेट टू इट। बिल्कुल, चलिए देखते हैं इसके कुछ रशेस। सूरज, सिर्फ सूरज। पूरा नाम मत पूछना क्योंकि माँ ने कभी बताया नहीं। फुटबॉल फट्टुओं का गेम नहीं है। आज के बाद ग्राउंड में दिखना मत। बाप तो सबका होता है रे। तेरा किधर है? तेरा किधर है? आज से तेरा बाप मैं। तेरे को कल का मैच हारने का है। Looks like a pretty promising movie. Yeah. Especially watch out for राजेश्वरी सचदेव and रवि किशन। उनकी बहुत इंटरेस्टिंग रोल्स हैं इसमें। राइट। तो ये तो बात हुई थिएटर की, लेकिन अगर हम OTT की बात करें तो OTT पे क्या रेकमेंड करेंगे आप? OTT पे एक बहुत कमाल की सीरीज का पार्ट 2 आ रहा है, यानी कि सेकंड सीजन आ रहा है, असुर। पैंडेमिक के दौरान मैंने एक शो देखा था उस वक्त जो वूट पर आया था, अरशद वारसी का, वरुण सोपती भी थे उसमें, रिद्धि डोगरा थी, असुर। और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था उस शो को देख के, क्योंकि माइथोलॉजी और साइकोलॉजी का मैंने इससे अच्छा मिक्सचर नहीं देखा था जो एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन हो सकता है। और अभी भी बहुत सारे लोगों ने उसके बाद माइथोलॉजी और साइकोलॉजी करने की कोशिश करी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कोशिश की है, लेकिन असुर को बीट नहीं कर पाए। तो जिस तरह से वो फर्स्ट सीजन खत्म हुआ था ना कि एक क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ था,
ऑलमोस्ट कटप्पा किल बाहुबली लेवल वाले क्लिफहैंगर पे। तो अब वहाँ से वो कहानी आगे बढ़ेगी, तो आई एम रियली एक्साइटेड कि आगे क्या होने वाला है इस कहानी में। जो साइकोलॉजी है, जो मैथोलॉजी है, जो उसके ओरिजिन्स हैं, अब आगे कहाँ लेके जाएगी वो कहानी हमें। दोबारा से अरशद वारसी आपको दिखेंगे, दोबारा से आपको वही कास्ट दिखेगी, और बहुत ही हार्ड हिटिंग होने वाला है इस बार, और इस बार जियो सिनेमा पे आने वाला है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखिएगा, इट्स ऑन जियो सिनेमा द सेकंड सीजन। बिल्कुल, तो अगर आपको बाहर नहीं जाना है, घर पे कुछ अमेजिंग देखना है तो ये ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसकी एक झलक आपको यहाँ पर दिखाते हैं। दैत्य, दानव, राक्षस, असुर। उसे देखने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। वो हमेशा असुरों के बारे में बात करता था। माइथोलॉजी के हिसाब से कल्कि का मेन वेपन होगा टेक्नोलॉजी। I created the monster. I will hunt him down. वाओ, तो ये तो थी बॉलीवुड की बातें। अब थोड़ा हॉलीवुड की तरफ चलते हैं। तो मुर्तज़ा जी, अब बताइए कि इस वीक या इस वीकेंड हॉलीवुड में हम क्या क्या इंटरेस्टिंग देख सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है जो कि हॉलीवुड के दीवाने, स्पाइडरमैन के दीवाने, साथ ही साथ एनिमेशन के दीवानों के लिए हैं। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। तो जब से स्पाइडरमैन फिल्म्स में ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आया है, ये इतना पसंद किया जा रहा है, बच्चे तो इसको लेकर रियली दीवाने हो गए हैं, क्रेजी हो गए हैं, और अब एनिमेशन वाले स्पेस में भी इसको आपको देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर फिल्म में। तो वही स्पाइडरमैन की कहानी, वही आपके फेवरेट कैरेक्टर्स प्लस मल्टीवर्स का आइडिया एंड इन एन एनिमेटेड स्पेस। सो दिस इज गोना बी अ वेरी बिग हॉलीवुड रिलीज, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि सारी इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। हिंदी के साथ साथ बांग्ला में अवेलेबल है, तेलुगु में अवेलेबल है, कन्नड़ में अवेलेबल है, मलयालम में, तमिल में। सो ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज, हर रीजन का जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है उसमें आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो आपके रीजनल रिकमेंडेशंस में भी इस बार स्पाइडरमैन है। एब्सोल्युटली, एंड स्पाइडरमैन का तो आपने देखा ही है, हमेशा जो रीजनल फॉलोइंग है वो कमाल की रहती है, और कितनी कमाल की डबिंग अब होती है हमारे यहाँ। जो हमने देखा ट्रेंड जो बाहुबली से शुरू हुआ था, वो अब एक नेक्स्ट लेवल पे गया पुष्पा के साथ, और अभी आप ये हॉलीवुड फिल्म्स में जब देखेंगे इसकी अलग अलग कट्स, तो यू विल रियलाइज कि एज ए वो फिल्म उसी लैंग्वेज में बनाई गई। क्या बात है। तो मुर्तज़ा जी से हमने ये तो जान लिया कि हम OTT पे, थिएटर पे और हॉलीवुड में इस बार क्या देख सकते हैं, लेकिन जाने से पहले ये भी जान लेते हैं कि जो पुरानी मूवीज के शौकीन है हमारी नवमी की तरह, वो लोग इस बार क्या देख सकते हैं। मेरी इस बार की रिकमेंडेशन है थोड़ी सी अलग फिल्म, हालांकि बहुत ही क्लासिक स्पेस में मानी जाती है इंडियन सिनेमा की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म्स इंटरनेशनली जो उसको माना जाता है, क्लासिक प्यासा, गुरुदत्त साहब की प्यासा, 1957 की क्लासिक, जो अलॉन्ग विद कागज के फूल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स मानी जाती है। टाइम मैगजीन ने इसको कई बार वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। खासियत प्यासा की क्या है कि 50s का अगर आप दशक देखेंगे तो उसमें एक नेहरूवियन आइडियोलॉजीज हर फिल्म में दिखती थी, कि जो प्रो गवर्नमेंट उस ज़माने की थी, पंडित नेहरू जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। ये पहली फिल्म आई थी, क्योंकि आज़ादी से 10 साल हो चुके थे, जो क्रिटिसाइज करती है कि जिन्हें हिंद पे नाज है वो कहाँ है। कहा जाता है जब ये गाना प्ले हुआ था और नेहरू जी स्क्रीनिंग में थे, तो इतना गुस्से में आ गए थे कि इमीडिएटली लेफ्ट, कि यू आर क्वेश्चनिंग अस। और नेहरूवियन एरा में ये एक मील का पत्थर साबित हुई कि पहली बार किसी फिल्म मेकर ने इस तरह की फिल्म बनाई जिसको क्वेश्चन किया कि 10 साल में हमें क्या मिला है आज़ादी के बाद। एंड ऑल द सॉन्ग्स इन दिस फिल्म, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट अ पोएट जो स्ट्रगल कर रहा है। और ये एक बहुत ही जो एक कॉन्ट्रडिक्टिंग नोशन है कि जब आप जिंदगी में आपको कोई मानता नहीं है और सडनली जब आप मर जाते हैं तो दे विल चैंपियन यू। तो उस फिलॉसफी को भी चैलेंज करती है कि क्या जीनियस जो है, क्या जिंदगी में जीते हुए किसी का जीनियस आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सोसाइटी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत खूबसूरती से रेस करती है। साहिल लुधियानवी की लिरिक्स इसमें बहुत कमाल की है, वहीदा रहमान और गुरुदत्त साहब का जो इसमें रोमांटिक एंगल है वो बहुत कमाल का है, गाने बहुत कमाल के हैं, जॉनी वॉकर का जो इसमें कैमियो है वो बहुत कमाल का है। एवरीथिंग अबाउट द मूवी इज सो वंडरफुल, एंड येट इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ द अदर क्लासिक्स दैट वी हैव रिकमेंडेड। इस मूवी के बारे में तो जितना कहें उतना कम है। दर्शकों को भी दिखा देते हैं इस मूवी की कुछ झलकियां। को ठुकराओ, शेख जी और उस दोस्त को ठुकराओ जिनसे तुम्हें शिकायत है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है।
मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना बुज़दिली समझा जाता है, छुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा, गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार। क्या बात है। दिस इज सो अमेजिंग। पता है सत्या, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि फिल्मों का जो ये खुमार, फिल्मों का जो ये नशा है ना, ये सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी, यानी कि कहते हैं ना, दुनिया के कोने कोने तक ये पहुंच चुका है। बिल्कुल। तो ये जो हमारा फिल्मी कीड़ा है ना, जैसे तुमने कहा, सिर्फ हमारे देश में नहीं फैला हुआ है, ये पूरे विश्व के कोने कोने में अपनी साख बिछाए हुए है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा कान का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। Hello and welcome to India at Cannes. It's a special broadcast that we are bringing to you from Cannes, the picturesque city on the French Riviera, which is synonymous with the best of global cinema and fashion. I'm Munman Bhattacharya and I'm going to bring to you a 360-degree view of the latest developments from the Indian side at the festival. रेड कारपेट पर आप चलेंगी, कितना एक्साइटमेंट। सबसे पहले तो ये डेब्यू आपका। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड सबसे बड़ी बात है मैं वॉक कर रही हूँ फॉर माई फिल्म कैनेडी एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि सब लोग ये फिल्म देखेंगे एंड होपफुली पसंद आएगा। लोगों को क्या अच्छा लगता है इज़ अ गुड स्टोरी, एंड जब हम वो स्टोरी कन्वे कर सकते हैं विथ इंटेग्रिटी एंड विथ ऑनेस्टी, देन लोगों को अच्छा लग रहा है। Welcome Shruti to Doordarshan. Thank you so much for having me. So how has your experience been here so far in Cannes? Cannes is always exciting, but I'm super excited to be here this time because I'm here with the team of The Eye and for Breaking Through the Lens, which is an incredible initiative working towards gender parity in the film industry. आपको लगता है कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है रेड कारपेट पर किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का? आई थिंक ये एक बहुत ग्लोबल स्टेज है। यहाँ से सारे देशों से लोग अपने अपने फिल्में दिखाने आते हैं, शॉर्ट फिल्में दिखाने आते हैं, और ये इतना अच्छा एक कल्चर है क्योंकि इट्स लाइक एन अमलगमेशन ऑफ ऑल आर्ट। एवरीबडी इज़ क्रिएटिंग आर्ट, एवरीबडी इज़ प्रमोटिंग देयर कल्चर ऑफ देयर ओन कंट्री। सो आई थिंक दिस इज़ अ बिग स्टेज। सो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे आके अपने देश को रिप्रेजेंट करने की, बहुत गर्व की बात है। Namaste India. Namaste. So this is your second visit to Cannes. Last year you made your debut. How has your experience been this year?
Oh, it was amazing, overwhelming. Some like people would think that after the first debut this year would be little more relaxed and more this thing, and even I was thinking last year that okay, fine, from next year onwards I'm gonna be like little chill. But to be very honest, it's even double the excitement, double you know, that little slight anxiety, and double this thing, because obviously I had to do it better this way. सबसे पहले कनुबल आपसे ही चर्चा की शुरुआत, क्या खास इस फिल्म में जो जिसके लिए इसको कान में चुना गया प्रदर्शन के लिए, आपको क्या लगता है? ऐसे पूछा जाए तो हमारे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि खास क्या है, क्योंकि हम तो शुरू से निकले थे एक ऐसी कहानी कहने जो सबसे पहले मेरे लिए बहुत निजी रही है, और फिर साथ साथ जैसे लोग जुड़ते गए, मोहित जुड़ा, उससे पहले पारुल एज प्रोडक्शन डिज़ाइनर, सौरभ एज डीपी, जैसे जैसे हम इस कहानी के साथ जुड़ते गए, हमारे लिए एक ये बहुत निजी एक्सपीरियंस था जो हम एक ऑडियंस के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे थे। भारत की फिल्मों के कंटेंट को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कारण है कि हम कंटेंट हब बन रहे हैं? तो भारत का कंटेंट, हमारे बहुत सारी ऐसी स्टोरी जो ग्लोबल है, तो ये तो एक्सप्लोर होने वाला ही है। और हमारे पास जिस तरह के जो राइटर्स है, आप देखेंगे अपना जो भारत का जो साहित्य है, इंग्लिश साहित्य आप देखेंगे सारी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। ये कंटेंट राइटर जो जिनको करना है वीडियो में, उनका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम और भी ग्लोबल स्टोरी बना सकते हैं। It was the last day on Saturday of the 76th Cannes Film Festival. We hope you liked our coverage of India's participation in the festival. We'll see you again next year with the latest updates on yet another edition of the Cannes Film Festival. Until then, goodbye from Cannes. Thanks for watching. So this was 76th Cannes Film Festival. मुर्तज़ा जी हमारे साथ है। सर, अगर हम इस Cannes Film Festival की बात करें 2023 के, so what was special? What is your take on that? सबसे स्पेशल चीज़ तो ये कि जो इंडियन पवेलियन है उसकी प्रेजेंस जो है वो विद ईच ईयर इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। इस बार हमने देखा कि 4 इंडियन फिल्म्स थी, और हमने देखा आगरा को देखा, कैनेडी को देखा, हमने ईशानु जो क्लासिक फिल्म उसको देखा। तो वो ये चीज़ मुझे बहुत एक्साइट करती है कि इंडिया इज़ इमर्जिंग एज अ फोर्स, और ये चीज़ हाल फिलहाल में हो रही है। पहले होता था कि रेड कारपेट पे होता था, लेकिन अब इंडियन सिनेमा का जो डंका बज रहा है, अब कान में जब डंका बजता है, जैसे कहा कि पूरी दुनिया में फिर बज जाता है डंका, तो नोबडी इज गोना स्टॉप इंडियन सिनेमा नाउ। एक चीज़ जिसको मुझे हाईलाइट करने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि कान सिनेमा के 76 एडिशन में 3rd टाइम अ वुमेन फिल्म मेकर हैज़ वन द पाल्मे d'Or फॉर दिस फिल्म कॉल्ड एनाटमी ऑफ अ फॉल, जस्टिन ट्राइट। सो आई होप दैट दिस पेव्स द वे फॉर मोर सच थिंग्स, क्योंकि हमेशा से एक मेल सेंट्रिक रहा है सिनेमा वर्ल्ड जो है, और 3 बार सोचिए 76 साल की हिस्ट्री में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है। सो आई होप दिस बिकम्स मोर ऑफन। एब्सोल्युटली, वी विश फॉर द बेस्ट। मोर अवार्ड्स टू गो। एब्सोल्युटली, थैंक यू बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप आए, शो पे जुड़े, और हमेशा की तरह हमारे दर्शकों के साथ बहुत खूबसूरत बातें शेयर की। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू मुर्तज़ा जी। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि रंग नहीं होता बारिश के पानी का, मगर जब बरसता है तो पूरी कायनात को रंगीन बना देता है। एंड मुझे लगता है सत्या, ऐसा ही होता है सुविचारों से भी। सुविचारों का कोई रंग नहीं होता, लेकिन उनकी बारिश जब हमारे मन पर पड़ती है तो हमारे जो मन का मौसम है वो रंगीन हो जाता है। तो इसीलिए आपके लिए भी आज का सुविचार हम लेकर आए हैं, तो हमारे अगले सेगमेंट थॉट ऑफ द डे में। सेंट मदर टेरेसा ने कहा है कि पीस बिगिंस विद अ स्माइल। तो चलिए हमेशा हम मुस्कुराते रहें। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप स्माइलिंग। वेल, एक चीज़ है जो मैंने देखी है सत्या, जितना
हमारी सेहत के लिए खाना अच्छा है, मुझे लगता है उतना ही हंसना हंसाना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। बिल्कुल, कैसे हम और हमारे दर्शक रह सकते हैं अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल, ये हम आपको बताते हैं डीडी मॉर्निंग शो के फ्राइडे एडिशन में। तो कल है फ्राइडे, आप जान सकते हैं कि किस तरह से योग के माध्यम से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, और साथ ही साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ डिफेंस के बारे में भी आप जानेंगे मेंटल हेल्थ सेगमेंट में। एब्सोल्युटली। और अगर आप दर्शकों के मन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस से संबंधित अगर कोई जानकारी है या फिर अगर कोई प्रश्न है जो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी आप हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस शो में फ़ोन इन के माध्यम से। और सिर्फ इतना ही नहीं, घूमने घुमाने वाली बातें भी होंगी। भावना के साथ जाएंगे आप रेल म्यूजियम में। बिल्कुल। वैसे नवनी, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल अगर हम रखना चाहें तो बहुत ज़रूरी ये भी है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है खुद को एक्सप्रेस करना हम सभी के लिए ज़रूरी है। एंड एक्सप्रेस से हमारा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपनी बातें आप एक्सप्रेस करें, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करें। कोई भी टैलेंट अगर आपका है, आपको डांस अच्छा आता है, कुकिंग अच्छी आती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको स्टार बना सकती है, तो हमारी ईमेल आईडी ddmorningshow23@gmail.com पर आप हमें अपने जो वीडियोस है वो भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी फीडबैक है, वो भी आप हमसे इसी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। तो बस अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। सत्या, आप और आपके गाने, मतलब शी इज़ अ ट्रू बॉलीवुड फैन एंड मुझे लगता है कि आप यहाँ नहीं, आप मुंबई जाएंगे। ऐसे ही फिल्मी, ऐसे ही म्यूज़िकल थर्सडेज अगर आप हमारे साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अगली थर्सडे भी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। रोल बेटी वन। Just introduction, profile and